नमस्कार दोस्तों। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं, आप देख रहे हैं लाइव कपिल फौजी चार सैनिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको मालूम है कि कल केंद्र सरकार ने एनपीएस, जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो पेंशन थी, उसके ऊपर फैसला लिया है। और जैसे ही फैसला लिया, ये चारों तरफ सोशल मीडिया हर जगह छा गया। छाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें कि बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है मोदी सरकार का। और एक तरह से जो मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हो, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कल गुणगान करने में। पर इस जैसे ही ये यूपीएस पेंशन की घोषणा की, इसका बड़े लेवल पे विरोध भी सामने आ गया। आज सुबह तक लाखों कर्मचारियों के संगठनों ने सीधे सीधे जो जीपीएस, जो केंद्रीय कर्मचारियों का एक संगठन जो कल माननीय प्रधानमंत्री से मिलता है, उस संगठन का भी बहिष्कार कर दिया। और नई पेंशन स्कीम ओपीएस का भी बहिष्कार कर दिया। मतलब इसको कहते हैं डाक के तीन पात, खोदा पाड़ निकली चुईया। इसको नाम तो मोदी सरकार ने इसलिए चेंज किया इस नई पेंशन का कि कहीं विपक्ष इसकी वाई वाई ना लूट के ले जाए कि हमारे दबाव में सरकार झुकी है। पर आप देखो कि सरकार ने यूपीएस, जो नई पेंशन स्कीम है, उसमें भी एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को ठग सा लिया है। नई पेंशन स्कीम पर यूपीएस पर फूटा कर्मचारी संगठनों का गुस्सा। बोले यह मंजूर नहीं, ओपीएस के लिए होगा आंदोलन। लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया है। यही मैंने कल भी कहा था कि ये और कुछ नहीं है, आज सुबह तक ये सारी चीजें साफ होती चली जाएंगी। एक तरह से मोदी सरकार ने छल किया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही है। इस स्कीम को नाम भी नया दे दिया गया है, मतलब यह नाम ओपीएस और एनपीएस से जुदा है। नई स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। इस स्कीम में 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यानी किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा यह सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ छल किया है। किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं होगा। वे गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाली के लिए दोबारा से हल्ला बोल की तैयारी में जुट गए। केंद्र सरकार में विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन जो ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे थे, वे जल्दी अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते हैं कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया। यूपीएस में सरकार ने अपनी कंट्रीब्यूशन जो अभी तक 14% था, उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। यहाँ तो सब ठीक है, यह बात काबिले तारीफ भी है, लेकिन हमारी मांग रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डीए अलाउंस के बराबर की थी, न कि कंट्रीब्यूशन घटाने और उसे बढ़ाने की। बतौर
कर्मचारियों की दूसरी डिमांड यह रही है कि हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस कर दिया जाए। सरकार नई व्यवस्था यूपीएस में वह सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों का 10% भी और खुद का 18.5% भी। पटेल कहते हैं हमें अपने वाले कंट्रीब्यूशन में से केवल आखिरी के 6 महीनों की सैलरी जितनी बनेगी सरकार उतना हमें वापस कर देगी। ऐसी स्थिति में तो यूपीएस की बजाय एनपीएस ज्यादा बढ़िया होगा। हमारा आंदोलन ओपीएस के लिए था, सरकार ने पुरानी पेंशन जैसा कोई भी प्रावधान यूपीएस में शामिल नहीं किया, इसलिए कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा हमारा स्टैंड क्लियर है, सरकारी कर्मचारी को ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार की इस स्कीम को लेकर कॉन्फेडरेशन जल्द ही बैठक करेगा, उसमें आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। यह क्लियर है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ मंजूर नहीं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF ने प्रधानमंत्री मोदी और JCM के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था। एक वजह सरकार ने ओपीएस को लेकर कोई भी सकारात्मक बयान नहीं दिया था। सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। नतीजा सरकार ने ओपीएस पर आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठनों की राय लिए बिना ही यूपीएस को लागू करने की बात कह दी। अब दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा यदि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। यदि यूपीएस में बेसिक का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी 50% ही देना होता है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। यह जितनी भी योजनाएं लाई जा रही हैं सभी स्कीम है, तभी रोज बदलना पड़ रहा है। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की तारीफ की जा रही, जबकि सच यह है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है और बुढ़ापे की लाठी है। देश के करोड़ों कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि सरकार ने पहले जो एनपीएस को अच्छा बता रही थी, तो एनपीएस इतनी अच्छी स्कीम थी तो उसको चेंज क्यों कर रही है। आज ये यूपीएस को अच्छा बताने लग गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी स्कीम अच्छी है। जो भी लेके आते हैं पहले तौर पे तो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसके बाद में उसमें खामियां निकाल के दूसरी लाके थोप देते हैं। अब देखो, जो ओल्ड पेंशन का आंदोलन चलाने वाले थे केंद्र सरकार के बहुत बड़े बड़े संगठन, जो इस पे झुकने के लिए तैयार नहीं थे, तो सरकार ने क्या किया, जो सरकार ने एक संगठन को अपनी गोदी में ऊपर बिठा लिया और वो संगठन है जेसीएम। और जेसीएम के साथ में मीटिंग करके और ये नई यूपीएस पेंशन स्कीम लेके आ गई। आप सोच सकते हो कि आज तक के भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री कर्मचारियों की यूनियनों से नहीं मिले हैं, पर पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार की एक कर्मचारियों की यूनियन से वो मिलते हैं और यूनियन के पदाधिकारी बाहर आके इस यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम है इसकी वाई माननीय प्रधानमंत्री को देते हैं कि बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम का आंदोलन करने वाले जो महत्वपूर्ण संगठन थे उनको मीटिंग में नहीं बुलाया। अब अगर उनको बुलाते तो वो विरोध करते, और विरोध करते तो बहुत सारी चीजें पता भी लगता केंद्र के कर्मचारियों को कि जो यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम है उसमें कुछ नहीं है, उसमें हाथी के दांत अलग हैं, खाने के अलग हैं। पर सरकार ने क्या किया, जो गोदी संगठन जिसको आप बोलते हो गोदी संगठन, उसको बुला के और उसके साथ में फोटो खिंचवा के और ये यूपीएस डाल दिया गया। अब देखने की बात यह है कि जैसे पूर्व सैनिक आके नौकरी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो 25 साल की नौकरी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं बचती। तो ज्यादा से ज्यादा उनको जो पेंशन मिलेगी वो 10,000 रुपये
या फिर परसेंटेज के हिसाब से, अगर कोई पूर्व सैनिक 20 साल की नौकरी करते तो परसेंटेज के हिसाब से वो निकलेगी। जो पुरानी ओल्ड पेंशन है, जैसे पुराने कर्मचारी भी ले रहे हैं, फौजी भी ले रहे हैं, उसमें क्या था कि आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था सरकार को। आपको सिर्फ अपना एपी फंड कटवा देते थे, जिसको जीपी फंड बोलते हैं, तो वो आपका लास्ट में आपको जब रिटायरमेंट आते थे तब वो मिल जाता था। और अब इसमें क्या है एनपीएस में और यूपीएस में कि 10% जो वेतन है उसका 10% कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और सरकार एनपीएस में देती थी 14%, अब उसको बढ़ा के कर दिया 18.5%। मतलब पहले कर्मचारियों से ही पैसे लिए जाएंगे और बाद में कर्मचारियों की उसी पैसे से पेंशन की जाएगी। तो इसमें सरकार का क्या रोल रह गया? अगर कर्मचारी चाहें तो वो बैंक से भी ले सकते हैं पेंशन। तो बैंक में भी बहुत सारी पॉलिसी है बुढ़ापे की पेंशन के लिए कि आप पर मंथ इतना दोगे तो आपको इतना मिलेगा, आप इतना दोगे तो इतना मिलेगा। और 25 साल पहले वो अपनी वेतन से 10% जमा करवाने लगेंगे, तो उस समय वो ब्याज लग के ब्याज पे ब्याज लग के कितना पैसा हो जाएगा। बात तो ठीक है कि ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। कल बात तो बड़ी अच्छी अच्छी करी केंद्र सरकार के मंत्री ने कि देश को, संविधान को जो सरकारी कर्मचारी है वो चलाते हैं, वो बहुत ज्यादा उनका योगदान है, उनका मेहनत है, तब देश चलता है। पर देश को चलाने के लिए ही अगर उनका ही वेतन की कटौती करके उनको पेंशन दी जाए तो आप इस स्कीम को क्या कह सकते हो? दूसरी चीज, इसमें एक चीज और भी है, ईवीओ जो 10% है और जो सरकार 18.5% परसेंटेज कंट्रीब्यूशन करेगी यूपीएस में, जो नई पेंशन स्कीम में, ये ग्रोस वेतन में आएगा। इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा हर महीने कर्मचारियों को। देखो उसकी ग्रोस में भी जुड़ता है ये। तो कर्मचारी तो इधर से भी ठगे गए हैं, इधर से भी ठगे गए हैं। तो ये जो नई जो सरकार लेके आई है पेंशन योजना यूपीएस, इसका तो भाई विरोध हो चुका है। और नॉर्मल तरीके से जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसको समझते हैं खोदा पाड़ और निकली चुईया। तो वही चीज होगी कि जिस तरह से सरकार कल वाई वाई ले रही थी पूरे देश की, तो इस यूपीएस में भी कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। अब जो केंद्र सरकार के बड़े संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे को यूपीएस से ज्यादा तो फिर एनपीएस में ही फायदा है, यूपीएस क्यों लेके, जबकि उनकी मांग तो ओपीएस की है, ओल्ड पेंशन स्कीम की है, उसको लागू नहीं कर रही। सरकार का भी एक, हमने कल चेहरा भी देखा है सरकार का, कि जो एक्चुअल में जो मांग उठाते हैं, जिन संगठनों को गहराई से नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, सरकार उन संगठनों को टेबल के ऊपर नहीं बुलाती, उनसे मीटिंग नहीं करती। सरकार उन संगठनों से मीटिंग करती है जो सरकार की गोद में बैठे हुए हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, जो पूरे कर्मचारी हैं उनकी जायज मांगों का गला घोट देते हैं। सरकार से मिलके, एक सरकार का हाथ होता है, एक उन संगठनों का हाथ होता है, ऐसे गला घोट देते हैं। जबकि इस ओल्ड पेंशन स्कीम का जो आंदोलन करने वाले थे बड़े बड़े संगठन, उनको टेबल पे नहीं बुलाया, ना उनको मीटिंग के अंदर न्योता दिया। ये कुछ इस तरह से हुआ कि जैसे पूर्व सैनिकों ने 1 साल से जंतर मंतर पे आंदोलन करा, पर 2-3 संगठन ऐसे हैं पूर्व सैनिकों की जो सरकार से, जैसे एक आवाज नाम का संगठन है, एक गोल टोपी वाला है जयपुर वाला, वो पहले से ही सरकार के गोदी संगठन हम उनको कहेंगे। तो सरकार ने पता था कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उसकी एलायंस जो पार्टनर हैं, उनका जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है, उनकी मांगे जायज हैं। अगर हम उनसे मीटिंग करेंगे तो सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होगा उनके प्रश्नों का, और सरकार को माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो सरकार ने क्या करा, जुलाई और अगस्त में जो पूर्व सैनिकों ने एक अध्यक्ष बनाया था गोल टोपी वाला,
उसको पिछले दरवाजे से 4 मीटिंग करी। और उसके बाद में कटवा में पूरा, जो जम्मू में पूरा रणनीति बना के इस संगठन को नहीं, जो आंदोलन को तोड़ने का पूरा प्लान तैयार कर दिया। वहां से जो पैसा था 13 लाख को भी ले गए, और जो बचा हुआ था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल के पास में, जो उस समय क्योंकि ये 6.5 लाख था, खर्चा खुर्चा होके थोड़ा बहुत बचा हुआ 2-2.5, उसके बाद में तो आंदोलन आगे भी चला है 6 महीने 7 महीने, तो उस पैसे को भी वो लेके उड़ना चाहते थे कि इनके पास में पैसा नहीं होगा तो ये फिर डपली कहाँ से बजाएंगे, फिर अपने आप उठ उठ के घर चले जाएंगे। तो ऐसे भी संगठन होते हैं जो सरकार जिनको कोई लोभ लालच करके दे के अपने साथ में जोड़ लेती है, और कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उन संगठनों की वजह से वो टूट भी जाती है वो मांगे, और झटका भी लगता है संगठनों को कि हमने इतनी मेहनत करी, इतने सालों तक करी, और हम सरकार तक और पूरे देश तक ये बात पहुंचाने के लिए कामयाब रहे कि जो एनपीएस है, नई पेंशन योजना है, उसमें कर्मचारियों का भविष्य नहीं है, ना ही उसमें बुढ़ापे की कोई लाठी है। तो ये आंदोलन तो उन्होंने खड़ा किया, पर अब सरकार, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए, फिर लोकसभा में हुआ, और पिछले 5-6 साल से ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है केंद्र सरकार में, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। और जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो किसी राज्य में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है वो जोर शोर से उठने लग जाती है। तो सरकार ने अब देखा कि भाई हमारे को कोई ऐसा संगठन भी चाहिए जो वाई वाई करने लग जाए हमारी ही, और सरकार ने देख लिया भाई गोदी संगठन कौन है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कल कि एक के संगठन को वहां बुला के, और क्योंकि ये तो पहले ही बना लिया था यूपीएस, ये जो पुरानी नई पेंशन स्कीम कल इन्होंने थोपी है, तो उसका मुद्दा तो उन्होंने पहले ही बना लिया था। बस उनके साथ में फोटो खिंचवाना था कि देखो हमने केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की बात का मान सम्मान रखते हुए हम नई पेंशन पॉलिसी ली है। पर इस पेंशन पॉलिसी में कहीं दूर दूर तक भी कर्मचारियों का भविष्य नजर नहीं आता। कर्मचारियों को 1-2 दिन में और बातें हो जाएंगी, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आएंगे हमारे से भी ज्यादा, तो वो सारी चीजें बताएंगे। दूसरी चीज, जो केंद्रीय कर्मचारी पिछले सालों से मांग कर रहे हैं, एक तो 18 महीने के डीए की एरियर की बात, और 8वां वेतन आयोग की। तो इसके ऊपर जो संगठन गया था जेसीएम, उसने अपनी कोई बात नहीं रखी, मतलब वो भी मुंह बंद करके आ गया। पत्र तो वो लिख रहा था पिछले दिनों से 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए, 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, पर वो कल जब उसके जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, वो सिर्फ पे पेंशन के ऊपर बोले, ना ही उसने 8वें वेतन आयोग की कोई बात बताई और ना ही 18 महीने के डीए की बात बताई। इसका मतलब ये हो गया कि ये सरकार की गोद में बैठ चुके हैं, क्योंकि इनके बहुत बड़े संगठन हैं, रेलवे के हैं, सारी चीजों के हैं। तो 8वें वेतन आयोग और 18 महीने का डीए अब फिलहाल फिर बस्ते में बंद हो चुका है, कोई इसके ऊपर कोई खबर भी नहीं है, और मेरे हिसाब से आने वाले समय में भी नहीं है। अब जो एक्स सर्विसमैन है, जो देश भर के पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए आगे क्या है? तो उनके लिए आगे है सिर्फ OROP 3। OROP 3 की जो मंजूरी है वो केंद्र सरकार ने भी दे दी है। उसके बाद में जो सेना का पे कमीशन है उसने भी OROP 3 लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब ये होगी कब? जो OROP 3 है वो कब लागू होगी? कल लागू होगी, 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में? देखो दोस्तों, OROP 3 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है, और अब अगर कल परसों भी ये लागू होती है तो 2 महीने का तो एरियर हो ही गया उसमें, जुलाई और अगस्त का। अब सरकार कब इसको लागू करेगी? तो सरकार तो आज भी कर सकती है, कल भी कर सकती है, और 4 महीने के बाद में भी कर सकती है। पर OROP 3 है, उसके कैबिनेट की तो मंजूरी इसको मिल चुकी है, पर वो लागू कब होगी ये तो भाई भगवान ही जाने, ना तो आपको मालूम ना हमारे को मालूम। पर
फायदा क्या होगा इसमें पूर्व सैनिकों को? तो फायदा इस प्रकार से है कि इसमें किसी को फायदा होता दिख नहीं रहा। खासकर सिपाही से हवलदार की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो 6,000 रुपये से ऊपर की बढ़ोतरी होनी चाहिए ओआरपी थरी में, पर ये जो बढ़ोतरी दिख रही है ये सिर्फ जारी है 2,500 रुपये से लेके 3,200 रुपये तक, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। और जो जेसीओ रैंक है उसकी भी उम्मीदें कम लग रही हैं कि उनको भी कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब जो जेसीओ रैंक है वो तीन तरह की पेंशन ले रहा है। एक 2016 से पहले वाले की अलग है, 2016 के बाद वालों की अलग है, फिर ओआरपी 2 में अलग है, और 2023 में जो रिटायरमेंट आए हैं उनकी पेंशन अलग। एक ही रैंक, एक ही लेंथ ऑफ सर्विस, तब भी अलग अलग है। तो ये भी सबसे बड़ी विसंगति होगी। अब इसको कैसे पूरी करेंगे, कैसे करें, एक समान करेंगे, तो भाई भगवान ही जाने। रहेगी ऑनरेडी लेफ्टिनेंट की, ऑनरेडी कैप्टन की। देखो तो ऑनरेडी कैप्टन का जो आरसी कमीशन थे उनका एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट के अनुसार लग रहा है कि ऑनरेडी कैप्टन की पेंशन में वृद्धि हो सकती है। अब कितनी होगी, तो मेरे हिसाब से तो वह वृद्धि जानी चाहिए कम से कम 7,500 से लेके 12,000 रुपये तक ऑनरेडी कैप्टन की। क्योंकि अगर हम देखें तो ऑनरेडी कैप्टन 43,000 रुपया ले रहा है 2016 से पहले वाला रिटायरमेंट। 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आया है उनकी पेंशन कम हो गई है, और जो मेजर है उनकी पेंशन 68,000 रुपये। तो यहाँ पर 24,000 रुपये से ज़्यादा का फर्क आ रहा है। 24,000 से ज़्यादा का फर्क नहीं आना चाहिए, सिर्फ आना चाहिए तो 2-3 हज़ार रुपये का आना चाहिए। तो इसीलिए लगता है कि ऑनरेडी कैप्टन की बढ़ोतरी ज़्यादा हो सकती है 12-13 हज़ार रुपये के करीब की, अगर जो हम मान के चल रहे। अब सरकार क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती है वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, आप लोग आए दिन देखते होगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो हमारे बहुत ही सम्मानित हैं, सम्मानित तो क्या कहूँगा, उनको कहूँगा मैं हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी। वो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी व्हाट्सएप के ऊपर सबसे ज़्यादा बरगलाने की खबरें भेजते हैं। ना उनको खुद को ज्ञान है, उनको कहीं से वो खबर मिल जाती है तो वहाँ से वो उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट दूसरी जगह कर देते हैं। उनका पूरे दिन यही काम है हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जियों का। और कुछ ऐसा भी चल रहा है कि जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, जो ऑनरेडी रैंक से आए हैं, सूबेदार रैंक से आए हैं, अब उन्होंने पिछले 15-20 दिन में उन्होंने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के साथ साथ 140 करोड़ लोगों को उन्होंने गुमराह किया, बेवकूफ़ बनाया कि 1965-71 के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। आप लोगों को मालूम होगा ये कोट टाई वाले की ही शरारत थी, उसी ने गुमराह किया, क्योंकि उसको ज्ञान तो है नहीं इन चीज़ों का। अब कल तक बोल रहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये फॉर्म है, फॉर्मेट मेरे से ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना। तो भाई ये तो कोई इनसे पूछने वाला हो कि जब आप लोगों को नॉलेज नहीं हो तो पूरे देश को गुमराह क्यों करते घूम रहे हो, क्यों बरगलाते हो? तो बहुत सारे भाई कहेंगे कि सर जब इनको नॉलेज है ही नहीं तो ये गुमराह, तुम्हारे यार गुमराह तो ये करेंगे ही, जब गुमराह होने वाले बैठे हैं तो ये कर रहे हैं। जबकि उस लेटर की बहुत सारा अभी बातें भी साफ हो गई है कि जो 15 लाख रुपए मिलेंगे वो सिर्फ उनको मिलेंगे जो नॉन पेंशनर है। नॉन पेंशनर जो जिन्होंने युद्ध में तो हिस्सा लिया, उसके बाद में किसी कारणवश से वो डिस्चार्ज आ गए युद्ध से, अब मतलब नौकरी छोड़ के आ गए और उनको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती, सभी बस सिर्फ उनको 15 लाख रुपये का सम्मान दिया जाएगा। तो वो तकरीबन 125 सैनिक हैं जिनको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती। उन 125 सैनिकों के लिए सिफारिश की गई, पर कोट टाई वालों ने इसी चीज को अलग तरीके से बना के लोगों के अंदर गुमराह कर दिया।
आप जब भी कोई ये कहे ना, ये कोट टाई वाले वीडियो आप देखो तो इनसे दूर हटो। दूर हटोगे तो कुछ पैसा आपका बचेगा आपकी जेब में। क्योंकि आप ये मत सोचना कि ये गुमराह करते बरगलाते हैं। ये गुमराह बरगलाने के साथ में आपके जो जेब में 200-400 रुपया पड़ा है उसको भी खर्च करवा देते हैं। वो कैसे करवा देते हैं? जब ये झूठी खबर देते हैं, जैसे 15 लाख की दी, तो आप क्या करते हो? अपने दादा की, ताऊ की, पिताजी की आप डिस्चार्ज बुक देखते हो कि हाँ हमारे वाले ने तो हिस्सा लिया था। अब उनको उठा के आप गाड़ी में बिठा के उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक कल्याण विभाग में लेके आते हो, फार्म भरवाते हो। और वो फार्म एक दिन में तो भरा नहीं जाता, दो कोई कमी रहेगी, फिर दूसरे कागज लेके आते हो तो 3-4 दिन लग ही जाते हैं। और तकरीबन उस समय तक आप कम से कम 2 या 3 हजार रुपये खर्च कर देते हो। अब राजस्थान में तो 250-250 किलोमीटर में से एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर कोई 150-200 किलोमीटर गांव देहात से चल के डिस्ट्रिक्ट में पूछा है तो उसके तो 10,000 से ऊपर पैसा खर्च हो गया होगा। और 2-3 पे पूछा होगा तो भाई उसके तो 35-40 हजार रुपये खर्च हो गए होंगे। क्योंकि तकरीबन सैनिक या उनकी सैनिक विधवाएं 80 साल से ऊपर हैं। तो बहुत सारे तो बीमार होंगे, बहुत सारे गर्मी का मौसम है, बस में तो बिठा नहीं सकते, और इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो एक दो बंदा तो और भी जाएगा उनके साथ में, खाना भी खाएंगे। मतलब एक कोट टाई वाले ने खाम खा पूर्व सैनिकों के, एक पूर्व सैनिकों के 30,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये खर्च करवा दिए, 15 लाख रुपये लेने के चक्कर में। कुछ आया तो कुछ हाथ में तो आया नहीं, बल्कि खर्च ज्यादा कर दिए पैसे। 30-30, 35-35 हजार रुपये खर्च कर गए। मेरे जज्जर के अंदर पूरे दिन भागे घूम रहे थे, पता नहीं कहाँ से आते हैं। अब हमारे दादरी तक डिस्ट्रिक्ट लगता है, खानपुर खोलड़ा, बताओ कहाँ है वो? 40 किलोमीटर से भी दूर है। वहां से आदमी वहां पूछेगा इतनी गर्मी में, 80-90 साल का। तो ऐसा करते हैं कोट टाई वाले। बस यही खबर थी भाई। किसी भाई का और प्रश्न होता है मेरे को लिख सकता है। कपिल सर के इनके ऊपर 420 का केस बनता है। धर्म सिंह जी ऐसा कुछ नहीं इनके ऊपर 420 का है। क्योंकि देखो वो जबरदस्ती किसी की गर्दन पे तलवार रख के तो वीडियो दिखाते नहीं, लोग देखते हैं वो बनाते हैं। अब लोग देखना ही बंद कर देंगे तो बनाएंगे क्यों? ऐसा ही एक सवाल हो गया था धर्मवीर सिंह जी कि बॉलीवुड की फिल्मों में वो बॉक्सिंग, मतलब क्राइम ज़्यादा दिखाते हैं, प्यार मोहब्बत ज़्यादा दिखाते हैं, फिर छोटे कपड़े आ गए। तो एक डायरेक्टर ने कहा कि भाई देखना बंद कर दो, हम ये दिखाना बंद कर देंगे, हम अच्छी फिल्में लाना शुरू कर देंगे। तो इनसे ज़्यादा गलती जो इनको देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं और एक अंधाधुन इनके पीछे चलते हैं, मतलब एक तरह से अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं, इनके अंधभक्त बन जाते हैं। तो इनके अंदर कमी नहीं है, कोट टाई यूट्यूबरों के अंदर, जो देखने वाले हैं उनके अंदर कमी है। मैं तो कभी नहीं देखता, कभी नहीं देखता। कोई मेरे पास में कोई वीडियो भेजता है कि सर ये है, और वीडियो भी मेरे पास में 8, 10, 15 बार आएगा कहीं ना कहीं से, मतलब इंडिविजुअल मेरे व्हाट्सएप पे डालते हैं, तब मैं थोड़ी सी क्लिप देखता हूँ, वहीं से मैं इनको पकड़ लेता हूँ ये झूठ बोल रहे हैं, उससे आगे मैं उसका देखता ही नहीं। पर दुख भी होता है कि अगर ऐसे झूठ और बरगलाने वाले को कम से कम 5-7 लाख पूर्व सैनिक देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये 5-7 लाख पूर्व सैनिकों को तो बरगला के रखते हैं, गुमराह करके रखते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये बनते रहो और चलते रहो। अब इसमें तो क्या, जैसे ये एनपीएस का था, नई ये पेंशन योजना का, अब नई आ गई, यूपीएस आ गई, कल लेके आई थी सरकार। कल ही मैंने बता दिया था बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बारे में ही बता दी थी। आज और चीज़ लेके आए हैं कि ये कुछ नहीं है, ढाके 3 पात हैं, सरकार ने सिर्फ नाम चेंज करे। पहले एनपीएस की बड़ाई कर रही थी कि इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती, इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती। कल उसने कह दिया एनपीएस में बहुत सारी कमियां हैं, अब ये जो योजना लेके आए हैं ये अच्छी है। अब किस पे यकीन करें, पहली वाली पे करें या इस वाली पे करें? तो लोगों का खुद का दिमाग भी होना चाहिए। वो खुद क्यों नहीं देखते कि कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी नहीं है?
क्योंकि सरकार तो बोलेगी, सरकार अच्छा करो बुरा करो कुछ भी करो, सरकार तो अपने काम को ये तो कह के खंडित नहीं करेगी कि नहीं हमारी योजना में गलती होगी, हमारी योजना ठीक नहीं है। सरकार तो जो गलत योजना है उसका भी बचाव करेगी, उसको भी बोलेगी ये बिल्कुल ठीक योजना है। तो सैनिक भाई जय